गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सर बात मिलना हुआ तुम लोगों से। हाँ, कैसे हो सब? कहाँ थे सर? बहुत दिन से रहा हूँ। अरे बहुत ही मिस कर, तुम लोगों को बहुत मिस किया है। इतना मिस किया कि मतलब क्या बताएं। दो तीन नदियां बह गई, इतना इतना मिस किए हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब सुनो ध्यान से। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सुपर मास्टर, गुड इवनिंग प्रिया, हाउ आर यू बच्चा? आप लोग मेरे लाइव सेशन में आ रहे हो यूट्यूब में? मेरे यस यूट्यूब यस सर। यस सर। क्या नाम है? कौन सा यूट्यूब नहीं है भाई, उसमें है, क्या नाम है? जूम क्या पे बोलते हैं उसको? जूम जूम पे। बोलते हैं। जूम जूम। हाँ बेटा बोलो। सर आप ही क्लास किया करोगे, सर जी नहीं? क्या क्या फैजल सर? नहीं, आप बचा हुआ टॉपिक मैं लूंगा सारा। सुनो यहाँ पे, बचा हुआ जो भी टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गई ना तुम्हारी? यस सर। यस हाँ, सर। तो मैं उधर से निपटा के आया हूँ। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और बचा हुआ जो है वो सर कब है बेटा? हर दिन हो रहा है, कल से स्टार्ट हुआ है सिरिल। राइट फ्रॉम द बेसिक स्क्रैच ऑफ जीओसी में पढ़ा रहा हूँ, उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जूम पे ही मीटिंग होती है और उसके बाद सुपर मास्टर चैनल जो है मेरा, उस पर मैं जाके वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज का अभी तक नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा कुछ समय में। तो हमने आज स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल उसमें से एक क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे कुछ हो जाए, यहाँ से वहां हो जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन तो आएंगे। तो लिखो बेटा हेडिंग केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गई क्या? सर केमिकल टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट लास्ट किया हमने काइनेटिक्स में। हो गया ना खत्म तो? एंड है उसका? सर हाँ, नहीं। उन्होंने बोला वही वहीं पे खत्म हो गया है। ओके सर। मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने बताया हाँ यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब मैं उसमें अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं फिर भी एक बार तुम्हारा लास्ट लेक्चर देख लेता हूँ क्या पढ़ा है, उसके हिसाब से फिर बात कर लेंगे। देखो अब लिखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन आना ही आना है 100%, जेईई मेंस और एडवांस दोनों में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, तुमको आपको पता होगा दुनिया में देखो हुआ क्या कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से भी जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो थे उसकी केमिस्ट्री दुनिया को पता नहीं थी, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लोगों को लगा था ऑर्गेनिक जो है वो लेबोरेटरी में बना ही नहीं सकते, पर सच्चाई क्या है, ऑर्गेनिक को हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। जब हमारे पास एक बहुत ही फेमस केमिकल दैट इज यूरिया हमने लेबोरेटरीज के अंदर बनाया, तो यूरिया बनाने के बाद लोगों ने सोचा कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बना सकते हैं। तो सिमिलर फैशन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसके बारे में बहुत समय तक लोगों को पता ही नहीं था। 19th सेंचुरी में जाके लोगों ने पता किया इसके बारे में। हुआ क्या, किसी ऐसे बहुत ही ठंडे प्रदेश में रात में लोगों ने कुछ जलाया और जलाने के बाद उस गांव में लगभग लोग मर गए। तो कुछ ऐसे होते हैं ना जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं, जो मतलब कचरा कलेक्ट करते हैं, तो वो कलेक्ट करके किसी इंडस्ट्री से लाए और उन्होंने रात में जला के उसको आग से उसका गर्मी लिया, और रात में गर्मी लेने के बाद वो सब के सब निपट गए। तो निपटने के बाद लोगों ने जब उसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया तो पता चला कोई ब्लू कलर का केमिकल है जो नीचे बैठा हुआ है, और ये केमिकल के बारे में किसी को पता नहीं था। जब उसकी स्टडी शुरू हुई तो पता चला कि ये कुछ अलग ही चीज है, जहां पे कि केमिस्ट्री जो है वो सिंपल नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। और नाम से लगता है कॉम्प्लेक्स, बट होता सबसे आसान है। आई मीन इसकी केमिस्ट्री बहुत आसान होती है। तो सुनते हैं, समझते हैं ध्यान से। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जन्म जो है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसी के से हुआ है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो पार्ट हैं, एक होता है डबल सॉल्ट, जिसको आप लोग बोलते हो जैसे मोहर सॉल्ट है, पोटास एलम है, क्रोम एलम है, ये सब के सब डबल सॉल्ट कहलाते हैं। मतलब जहां पर बहुत सारे आयंस आके जुड़ जाते हैं और आयनिक बॉन्ड के कारण ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जुड़ने के कारण यहाँ पर एक तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आई वोंट से कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एक एग्रीगेशन ऑफ बहुत सारे केटाइन और एनाइन हो जाते हैं। तो ये एग्रीगेशन है जस्ट बिकॉज ऑफ आयनिक इंटरेक्शन, और इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। और डबल सॉल्ट के बाद, हाँ बोलो बेटा, एक बीच में अगर बोलोगे। खत्म हाँ हो गया क्या? हाँ खत्म हो गया, एज पर सर खत्म हो गया, मुझे नहीं पता, मैं एक बार देख लेता हूँ। मैंने सर से बात किया था तो ही सेड ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से बेटा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में पहले जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दो पार्ट है। दो पार्ट कौन कौन सा है? तो एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, और दूसरा जो कंपाउंड है दैट इज डबल सॉल्ट। तो ये डबल सॉल्ट क्या होता है ये भी समझोगे। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो चीजें हैं। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डिफरेंस जो है वो तुम्हारे 12th क्लास में भी आता है। मतलब जब तुम 12th का बोर्ड लिखोगे तो दे मे आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या क्या चीजें हैं ये समझते हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। डबल सॉल्ट क्या होता है? तो लिखो इसमें एग्रीगेशन ऑफ सॉल्ट्स। ये नथिंग बट एग्रीगेशन ऑफ सॉल्ट्स है। बहुत तरह के सॉल्ट्स आके एग्रीगेट हुए
और जब ये एग्रीगेट होते हैं तो इसके बीच में आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी कभी होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और आयनिक बॉन्ड के कारण ये सबके सब जुड़े रहते हैं और जुड़ने के कारण जो एक एग्रीगेशन ऑफ सॉल्ट सामने आया उसी को दुनिया ने डबल सॉल्ट का नाम दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला FeSO4, सुनो ध्यान से बेटा, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये कहलाता है मोहर सॉल्ट। नाम सुना है मोहर सॉल्ट। ये एक एग्जांपल है तुम्हारे डबल सॉल्ट का। सिमिलर फैशन में अगर तुम पोटेश एलम की बात करो, पोटेश एलम क्या होता है सर, तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेश एलम। और साथ में 24H2O होता है, तो वो मैं नहीं लिख रहा, वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो भी इसके अंदर होता है। तो डबल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट के अंदर मोहर सॉल्ट या पोटेश एलम या क्रोम एलम या कोई भी एलम मतलब कोई भी एलम का मतलब सर, मतलब ये कि मोनोवेलेंट सल्फेट एंड ट्राइवेलेंट सल्फेट, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एलम। ये जनरल फॉर्मूला होता है एलम का। अगर मैंने इसमें मोनोवेलेंट को पोटेशियम से रिप्लेस कर दिया और ट्राइवेलेंट को एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दिया तो वी कॉल इट एज पोटेश एलम। तो ये तुम्हारा एलम है। तो ये एलम चुम लो, चाहे तुम पोटेश एलम लो, चाहे तुम क्या लो, तो चाहे तुम मोहर सॉल्ट लो, कोई सा भी लो, ये सब के सब ऐसे होते हैं जो पानी से या किसी सॉल्वेंट से पास कराने के बाद एक एक करके हर अपने आयन की प्रॉपर्टी उस सॉल्यूशन के अंदर शो कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसे ये पानी में जाते हैं इनको सॉल्वेशन एनर्जी मिलती है और ये टूट के बिखर जाते हैं और एक एक आयन सॉल्यूशन के अंदर नाचना शुरू कर देता है, और जिस कारण से ये सारे आयन अंदर में टेस्ट दे रहे होते हैं उस पर्टिकुलर आयन का। इसीलिए कहा जाता है कि डबल सॉल्ट को अगर हम सॉल्वेंट से पास कराएं तो मुझे ईच एंड इंडिविजुअल आयंस का टेस्ट मिल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलता है कि मैंने मोहर सॉल्ट को पास कराया, क्या क्या मिलेगा, तो मैं बोलूंगा इसके अंदर Fe2+ का हमें टेस्ट मिलेगा, सल्फेट का टेस्ट मिलेगा और साथ में हमें इसमें अमोनियम आयन का टेस्ट मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम मोहर सॉल्ट को पास करें तो कितने तरह के आयंस के टेस्ट देगा ये, तो आंसर है 3 तरह के आयन का टेस्ट देगा। पूछेंगे कितने आयन बनेंगे, तो आंसर है 1, 2, 2 4 और 1 5, मतलब टोटल 5 आयंस में ये ब्रेक हो जाएंगे। एक तो होगा फेरस, 3 होगा सल्फेट और 2 होगा सल्फेट और 2 होगा अमोनियम। और इन सबका टेस्ट आपको टेस्ट आपको मिल रहा होगा इस पर्टिकुलर के अंदर। सिमिलर फैशन में अगर आप एलम को तोड़ोगे तो एलम के अंदर 3 तरह के आयन यहां भी मिलते हैं, एक तो मोनोवेलेंट, एक ट्राइवेलेंट और एक सल्फेट, 3 तरह के मिलते हैं। अगर कोई पूछेगा टोटल नंबर कितना मिलेगा, तो आंसर है 3, 2 5, 1 6 और 2 8। तो इसके अंदर से 8 आयन बाहर निकलेंगे और सबके सब अलग अलग टेस्ट दे रहे होंगे। तो मतलब 3 टाइप्स ऑफ आपको आयंस मिलेंगे इसके अंदर, तो 3 टाइप्स ऑफ आयंस। तो मतलब बड़ा ही सिंपल है कि ये आपस में जुड़े क्यों हैं, तो जुड़ने के पीछे का रीजन है आयोनिक बॉन्ड। इनके बीच में आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ये सॉल्ट है, इनके बीच चार्ज रहता है और चार्ज जो आपस में जुड़े रहते हैं आयनिक फोर्स, या इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी आपको मिलेगा अगर ये ऐसा सॉल्ट है जो क्या करता हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करता हो। तो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसके बाद अगर कोई पूछेगा ये कैसा होता है, मैं बोलूंगा ये अनस्टेबल होता है, इसके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। अगर कोई पूछेगा क्या डबल सॉल्ट की कोई ज्योमेट्री होती है, तो आंसर है इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती, बिकॉज आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, तो नो डिफाइंड ज्योमेट्री, इनकी कोई ज्योमेट्री डिफाइंड नहीं होती। तो नो डिफाइंड ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, कोई डिफाइंड ज्योमेट्री नहीं है। और इसके पीछे का रीजन है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, और नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड जो होता है उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्रोच नहीं होता है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो 100% है उसके अंदर कोई भी आपको पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं मिल रही होगी। तो लिख लो ब्रैकेट के अंदर, ज्योमेट्री इज नॉट पॉसिबल just because it has ionic bond, and ionic bond is non-directional in nature. सर हाँ बेटा, से जो अनस्टेबल है वाटर में ही होगा ना सर?
नहीं मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम कहीं भी टेस्ट करेंगे तो कोई भी टेस्टिंग करते हैं तो अपन किसी पर्टिकुलर मीडियम में लेके जाते हैं ना बेटा उसको, नहीं मतलब आयनिक बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होता है ना। सॉलिड स्टेट के अंदर ना बेटा। हाँ हाँ बट स्ट्रॉन्ग होता है, थर्मली स्टेबल होता है बेटा, थर्मली स्टेबल होता है। जी हाँ सर 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 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं आते ये लोग? नहीं ये नहीं आते, ओके सर। ये डबल सॉल्ट है। सर कोऑर्डिनेशन सर, हमने कंपाउंड तब बनता है जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो बिटवीन लाइगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, तब उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देंगे आप। सर डबल सॉल्ट को डिफाइन कैसे करा था आपने? डबल सॉल्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। ये एग्रीगेशंस हैं बहुत सारे तरह के सॉल्ट्स के ड्यू टू आयनिक इंटरेक्शन, दैट्स इट। अब सुनो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन सर- कंपाउंड में, हाँ बेटा पूछो। सर हमने ये कहा है कि जो ये 8 आयंस और ये आयंस बने, ये तभी बने ना जब ये एक्वस स्टेट में हो, हाँ बिल्कुल मतलब हाँ ये मल्टीपल्स आयन में ब्रेक हो। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल। चलिए अब सुनना ध्यान से बेटा, अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो ये एग्रीगेट नहीं होते हैं, ये एक डिफरेंट टाइप का कंपाउंड फॉर्म करते हैं बाय द रिएक्शन। ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद रीअरेंजमेंट होता है आयंस का, और रीअरेंजमेंट करने के बाद ये डिफरेंट टाइप से कोऑर्डिनेशन स्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं, और उस स्फीयर के अंदर पर्टिकुलर टाइप से मेटल और लाइगेंड रहते हैं, और ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, मैं एग्जांपल की तरफ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया FeCN का होल 6 और यहां पे बाहर में डाल दिया 4-। अब ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सर ये 4- है, मतलब ये आयन है क्या? नहीं, ये हमेशा आयन हो जरूरी नहीं है। हम इसको चाहे तो K4 FeCN6 4- की जगह हम यहाँ पे 4- की जगह हम यहाँ पे K4 लगा दें, हमारी मर्जी है। वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर में केटायन लेके आ जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जो डिफाइंड चीज है वो ये है, यही वो डिफाइंड चीज है जिस कारण से हम बोलते हैं कि भैया इसके अंदर कुछ अलग सा चल रहा है। क्या अलग सा चल रहा है, सुनना। यहां पे सेंट्रल मेटल एटम तुम्हारे सेंटर में है, और इसको 6 तरफ से स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर बाय पिरामिडल में 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। तो अगर 6 लिगेंड तुमको यहां पर 6 तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म कर रहे हैं, और ये जो बॉन्ड है ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ये यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। और चूंकि आपको पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ही डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, और अगर ये डायरेक्शनल नेचर के हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा होगा। और अगर ये डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे, सारे बॉन्ड अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनेंगे तो 100% है वहां पर ज्योमेट्री डिफाइंड हो जाएगी। तो इसीलिए ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट से पास करेंगे तो आपको 4K+ तो मिल जाएगा, लेकिन आपको ये जो अंदर में FeCN का होल 6 है इसके बारे में कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। आई मीन ये पूरा तो ट्रेस दे देगा, एज अ आयन ट्रेस दे देगा, एज अ एनायन ट्रेस दे देगा, लेकिन इसके अंदर जो Fe का 2+ है उसका ट्रेस नहीं मिलेगा, Cn- है उसका ट्रेस नहीं मिलेगा, साइनाइड और आयरन के Fe2+ का ट्रेस नहीं मिलेगा, लेकिन एज अ ओवरऑल स्फीयर, एज अ ओवरऑल एनायन इसका ट्रेस मिलेगा। और इसलिए ऐसा मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्टेबल होते हैं, ये जल्दी टूटते नहीं है, इनके बीच में कोई आयनिक इंटरेक्शन नहीं है, ये सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई पूछेगा क्या ये स्टेबल है, तो आंसर है यस स्टेबल है। उसके बाद कौन सा फोर्स है, तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लगता है इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड। अब चूंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहे हैं इस कारण से हम बोलेंगे ज्योमेट्री डिफाइंड, ज्योमेट्री डिफाइंड, ज्योमेट्री डिफाइंड। और ज्योमेट्री डिफाइंड है तो फॉर श्योर हाइब्रिडाइजेशन भी डिफाइंड होगा, हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड। अगर ज्योमेट्री डिफाइंड है तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो यहां पर ये सब कुछ डिफाइन हो रहा है, वेराज वहां पर कुछ डिफाइन नहीं हो रहा था। सर मतलब ये इंडिविजुअल नहीं होते हैं, टेस्ट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। ओके सर। ओके सर, ओके सर ये ओके। लिगेंड क्या होता है?
सब बताता हूँ। अभी स्टार्ट कहाँ किया बेटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कब तक बनते हैं, लिख लो। सर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोई स्पेशलिटी होती है? क्या बेटा स्पेशलिटी होती है? हाँ, स्टेबल कंपाउंड होते हैं और बहुत सारी स्टेबिलिटी होती है। अभी बहुत सारी स्पेशलिटी होती है। क्या होती है तो चैप्टर में समझ में आएगा ना। ओके। तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, क्या है वो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आयरन का है वो, आयरन का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, मीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो। 5 आयरन होते हैं। क्लोरोफिल वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैग्नीशियम का। देखा है ना मैं, क्लोरोफिल जिस कारण से वो होता है, क्या होता है? यस सर, ग्रीन कलर सर बेहोश हो पिगमेंट्स जाते होते हैं। हाँ, पिगमेंटेशन, वेरी गुड, ग्रीन कलर। तो ये सब पढ़ेंगे, यूजेस के अंदर पढ़ेंगे। इनफैक्ट इनका ड्रग्स में बहुत यूज होता है। ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स नहीं, दवाई में। जैसे कि इसका यूज करते हैं हम लोग, लेप लगाते हैं सिस प्लैटिना का। सिस प्लैटिना होता है एक केमिकल जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है प्लैटिनम का। तो जब हम लोग कीमोथेरेपीज में जाते हैं, कोई कैंसर का अगर रोगी है तो देख रहे हो तुम, जब वो कीमोथेरेपी में जाता है तो सिस प्लैटिना का लेप लगता है पहले उसके ऊपर। जहां पे भी कीमो हो रहा है वहां पे सिस प्लैटिना का लेप लगाते हैं और फिर कीमो करते हैं, अदरवाइज इम्पैक्ट बहुत खराब होगा और हो सकता है इंसान कीमो से ही मर जाए। तो इसीलिए बहुत यूज है इसका, यूज बहुत ज्यादा। चलिए बढ़े आगे। तुमने सुना होगा विल्किंसन कैटलिस्ट, सुना था? विल्किंसन कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं, नहीं सुना होगा? मैं बताता हूँ। तो वो भी क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब मेटलर्जी में भी यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं, बॉडी के अंदर यूज है, ड्रग्स में यूज है, बहुत सारा यूज है इसका, ह्यूज नंबर ऑफ यूजेस। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो? सर डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिखो compounds which has coordination compound which formed which is formed due to the reaction between metal and any salt। reaction होता है metal/metal ion and salt। it forms a particular, or it forms a special kind of sphere. It forms a special kind of sphere in which metal is connected with the ligand through coordinate bonds, सर इन विच के बाद क्या था? in which metal is connected with, or metal forms bond with ligand through coordinate bond। सर हाँ, उसके बाद ये सारी बातें लिख दोगे, डेफिनेशन के अंदर ही आएगा। दिस कंपाउंड इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, इट हैज अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री, डिफाइंड ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। सर एक बार रिपीट कर दो ना वापस। दोबारा से रिपीट कर दूं? अब देखो, ये डेफिनेशन मैंने खुद से बनाया है अभी, तो तुमको खुद से ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन हम नहीं कभी कराते हैं, अंडरस्टैंडिंग आने के बाद खुद से कर लेते हैं याद बच्चे, बट फिर भी हम आपको बता रहे हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। जैसे यहाँ पे क्या था? एग्रीगेशन था, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है, बट यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं है, रिएक्शन है। द रिएक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड सॉल्ट, मेटल या मेटल आयन एंड सॉल्ट। जैसे यहाँ देखो ना, यही वाला कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये कैसे बनेगा? तो अगर FeCN का होल ट्वाइस अगर तुम्हारे किसके साथ आ जाएगा? 4KCN के साथ, तो देखो क्या बनेगा? ये बन जाएगा, बोलो नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? बन गया? देखो सर वो 4 के बाद C रह गया, KCN। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर रहा तुम क्लास में हो कि नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, बता दिया, हो गया। यस तो वही बोला मैं, फॉर्म बिटवीन क्या? व्हेन मेटल या मेटल आयन, मेटल हो या मेटल का आयन हो, रिएक्ट्स विद एनी सॉल्ट
right? It forms a special kind of sphere in which metal is connected with the ligand through coordinate bond. और उसके बाद ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है ये भी लिख देना, वहीं पर चिपका देना. दिस इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल. coordination compounds have fixed geometry or defined geometry and hybridization. ये दोनों होते हैं इसके अंदर. चलिए आप सुनना ध्यान से बेटा. यहां तक तो बात हो गई. अब हम लोग शुरू करते हैं इसके 1 to 1 सारी टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं. ये अगर समझ में आ गया तो फिर आपको आसान लगेगा हर कुछ. जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया K4FeCN6. चलो एक ये वाला एग्जांपल ऑलरेडी ले रखा हूं, दूसरा लेता हूं. मान लो मैंने लिया CONH3 का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर Cl3. ठीक है बेटा, ये लिया. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 to 1 मैं सबको बताता हूं. ये CO जो है ये कार्बोनिल नहीं है. ये CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है. ये क्या है बेटा? ये कोबाल्ट, राइट? कोबाल्ट है यहाँ पर और इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम. जरूरी नहीं है कोबाल्ट ही हो, कोई भी हो सकता है. तो इसको लिखो सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम. मैं बार बार नहीं लिखूंगा इतना हेवी सा नाम, इसलिए मैं आज से लिखूंगा CMA. जगह जगह मुझे बोलना पड़ेगा ये, तो मैं बोलूंगा CMA, सेंट्रल मेटल एटम. ये जो तुमको इसके साथ चिपके हुए दिख रहे हैं यही कहलाता है लाइगेंड. यही कहलाता है लाइगेंड. उसके बाद ये जो पूरा ओवरऑल तुमको स्फेयर दिख रहा है ये स्फेयर कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर, जिसके अंदर मेटल और लाइगेंड होते हैं. तो इसको लिखो कोऑर्डिनेशन स्फेयर. कोऑर्डिनेशन स्फेयर. उसके बाद यहाँ पे जो ये तुमको 6 नंबर में दिख रहे हैं, ये जो 6 नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लाइगेंसी. लाइगेंसी. लाइगेंसी होता है क्या? तो नंबर ऑफ लाइगेंड. कितने लाइगेंड हैं वही उसकी लाइगेंसी होती है. उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाद ये 3 क्लोरीन दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फेयर. इसको हम लोग बोलेंगे आगे आयोनाइजेशन स्फेयर. ये आयोनाइज हो सकता है. कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर जो भी है वो आयोनाइज हो सकता है. इसीलिए केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये पार्टिसिपेट कर जाता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते. मतलब अगर मान लो मैंने इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को पास कराया, मान लो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को मैंने पास कराया AgNO3 सॉल्यूशन से, तो अगर मैं इसको पास कराऊंगा AgNO3, अगर मैं इसको पास कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? तो मुझे मिलेगा कि भाई साहब ये अगर मान लो एक्सेस में है, अगर मान लो ये तुम्हारे एक्सेस में है तो यहाँ पे तुमको 3 मोल ऑफ AgCl मिलेंगे. मतलब AgCl में दिखा क्या कि क्लोराइड आयन का ट्रेस तो मिल गया क्योंकि मुझे एक व्हाइट PPT मिल रही है, तो समझ में आ गया क्लोराइड आयन बाहर होंगे, इस कारण से मिल रही है, अदरवाइज नहीं मिलती. और बाकी जो तुम्हारे हैं ये एज इट इज बने रहेंगे और जहां पे क्लोरीन है वहां पे आके तुम्हारा NO3 लग जाएगा. तो NH3 का होल 6 और बाहर लग जाएगा NO3 का होल थ्राइस. तो ये देखो ये एज इट इज रह गया. बट इससे पता चल गया, इसके मोल से पता चल गया, इसके PPT से पता चल गया कि क्लोरीन आयन फॉर श्योर बाहर है. और मोल से पता चल गया कि कितने क्लोरीन आयन बाहर है. अगर 3 क्लोराइड बाहर है तो 3 AgCl मिलेगा. अगर 2 बाहर होता तो 2 मिलता. तो मोल से पता चल गया कितने बाहर हैं और PPT से पता चल गया कि इसके अंदर आयनाइजेशन स्फीयर भी है और साथ में यह भी पता चल गया कि क्लोराइड ही है बिकॉज ऑफ AgCl का कलर व्हाइट होता है. तो ये सारी बातें हम लोग इस तरह से चेक करते हैं. जिस दौरान ये कहीं नहीं कुछ होता उसके बाहर वाला आराम से आयनाइज हो जाता है. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आयोनाइजेशन स्फीयर. क्या बोलते हैं बाबू लोग? आयोनाइजेशन स्फीयर. हाँ जी. अब 1 to 1 हम आपको बताएंगे कैसे कैसे करके सबके डेफिनेशंस. तो पहला लिखो सेंट्रल मेटल एटम. बाबूजी सेंट्रल मेटल एटम. बाबूजी सेंट्रल मेटल एटम वो हैं जो बीच में है इसके. बिल्कुल नाम से मेटल लिख रहा हूं, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल्स बनाते हैं. तो मैं इसमें लिखूंगा कि सेंट्रल मेटल एटम्स आर दोज विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन. अब आपको पता होगा अगर मान लो इसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का मैं स्ट्रक्चर बनाता
तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर बनाते दौरान मैं कुछ ऐसा कर रहा होता, देखना ध्यान से बेटा। अगर मान लो इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि CO और NH3 ऐसे करके आएगा ऊपर से, और आपको पता होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लोन पेयर दिया जाता है, पता है ना सबको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। ये बात तो आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में मैंने ही पढ़ा रखी है, बोलो। यस सर। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसको 6 तरफ से 6 डायरेक्शन से 6 अमोनिया आके अप्रोच करेगा और इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद ये जो ज्योमेट्री डिफाइन होगी इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। अब ये बना तो रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कैसे हुआ ये सब बातें बाद में पढ़ेंगे। पहले ये समझो कि अगर ये 6 डायरेक्शन से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए औकात भी तो चाहिए, बोलो। यस सर। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मुझे रोटी खिलाते जाओ, बट खाने के लिए औकात तो होनी चाहिए भैया, है कि नहीं? तो पहला कंडीशन क्या है? अच्छा, पहली बात तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम, तो क्या बोलोगे? सेंट्रल मेटल एटम्स आर दोज व्हिच इज इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। पहली बात तो ये हो गई। मेटल है इस कारण से बोल रहे हैं मेटल एटम, और ये वो होते हैं जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। खाने के लिए औकात चाहिए भाई, कहां खाएगा? बताओ कहां खाएगा? अपने ऑर्बिटल्स में खाएगा। तो लिखो इसमें सेंट्रल मेटल एटम्स आर दोज व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, which accepts electron from ligand through coordinate bond in its vacant orbitals। अब vacant orbital मैं बोल रहा हूं, मैं vacant orbital बोल रहा हूं, मैं vacant d orbital नहीं बोल रहा, मैं सिंपली vacant orbital बोल रहा हूं। तो मतलब orbital लेना, बिकॉज p d s कुछ भी हो सकता है, तो vacant orbital। साहब वापस रिपीट करना। मैंने बोला सेंट्रल मेटल एटम्स आर दोज व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड इन इट्स वेकेंट ऑर्बिटल, अच्छा, आप मुझे बताना, अगर कोई पूछेगा कंडीशन क्या क्या हो सकती है एक अच्छा सेंट्रल मेटल एटम बनने के लिए, एक अच्छा बाप बनने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो पहला कंडीशन अगर लिखा जाए तो लिखना क्या पड़ेगा? इट मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। नहीं, लिखो पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, इट मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये बॉन्डिंग नहीं करेगा, ये नहीं बनाएगा वो जो तुम सोच रहे हो। सर ये सेंट्रल मेटल एटम के लिए हाँ कंडीशन। मैं 1 to 1 सबका लिखाऊंगा, हर का एक एक चीज पोस्टमार्टम कर देंगे आज, ठीक है? क्वेश्चन आता है, पहला क्या लिखा है बताओ? इट मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। क्यों चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। बहुत बढ़िया। दूसरा लिखो सेकेंड कंडीशन। बेसिकली अब कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो फेवरेबल होते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूं कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का, मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुत भूख है, तो बताओ वहां पे लिगेंड वहां पे कॉम्प्लेक्स अच्छा बनेगा ना? यस सर। भाई पूरी कहानी हो कहां से रही है? पूरी कहानी हो रही है इसके इलेक्ट्रॉन लेने से। और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की भूख ही नहीं है, अगर इसके अंदर का वो भूख मिट गया है कि मैं इलेक्ट्रॉन खाऊं, तो फिर ये बनाना भी बंद कर देगा। इस कारण से अगर ये ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो इसके पास ज्यादा भूख होगी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज्यादा भूख होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जिस कारण से इलेक्ट्रॉन लेना उनके लिए आसान होता है। तो लिख लो इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर एक बार रिपीट करना, एक बार। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बेटा यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। सर डाउट आ रहा है सर एक। क्या आ रहा है डाउट? सर जैसे सर मेटल जो होते हैं वो जनरली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, सर ये एक्सेप्ट करके बना रहा है। सोचो, लूज करते हुए चिल्लर। मेटल जो होते हैं वो जनरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। लूज करते हैं ये इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, राइट?
बोलो। यस यस लेकिन अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो फिर वहां पर गेन भी तो कर सकते हैं। यस सर। लूज क्यों करते हैं बताना, साइज में बड़े होते हैं, और कोई रीजन थोड़ी यस होता है। तो साइज में नो बड़े हैं तो सर लूज करना फेवरेबल है। और ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है, ये हमेशा ट्रू है, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होते। लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करते, ये कहां पढ़ाया गया? आपने जब मेरे से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था तो याद करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेटल्स का निगेटिव हुआ करता था, याद है? पहला इलेक्ट्रॉन लेना, यस मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी देते थे खुशी के मारे, यस समझ सर लो। हाँ, तो इसीलिए ध्यान रखना कि अगर सामने में कोई इलेक्ट्रॉन रिच आया जो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो क्यों नहीं कर सकता है? ले सकता है इलेक्ट्रॉन। और तुमको ऐसे भी हेडिंग इनाम क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसकी केमिस्ट्री हमने जो आज तक पढ़ी है उससे थोड़ा क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, डिफरेंट केमिस्ट्री है इसकी। चलो ओके थर्ड पॉइंट। अब आप मुझे बताओ छोटू, बताओ जल्दी से। मान लो तुम्हारे घर में एक बच्चा आया इतना बड़ा, और तुम्हारे घर में कोई इतना बड़ा आदमी आया, ठीक, और तुम्हें हक करना है, गले मिलना है। किसको गले मिलना आसान होगा, बड़े वाले को या छोटे वाले को? छोटे वाले को। छोटे वाले पक्का 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 पक्का। सर हमारी इसको तो बड़े वाले को इसको- सर, बड़े वाले को। अबे चिल्लर, तुम अपने हाइट से मत कंपेयर कर। मान तेरे घर में खली आ गया तो क्या बड़ा वाला? आसपास भी नहीं नहीं सर, भटकेगा उसके, छोटे है कि वाला। नहीं? छोटा वाला। और मान लो कोई बाबू आ गया, छोटा सा बच्चा आ गया, तो क्या करते हो? गोद में लेकर पूरा एकदम उसको लपेट लेते हो, है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस अगर हाँ मान लो सर। तोतली आवाज में बोलता तो और मजा आता है कि नहीं? यस हाँ, सर। तो वैसे केस में छोटे वाले को हक करना ज्यादा अच्छा होगा, इसके साथ बॉन्ड बनाना ज्यादा अच्छा होगा। तो बताओ, लाइगेंड के पास अगर ऑप्शन है कि वो छोटे वाले के साथ बनाए बॉन्ड या बड़े वाले के साथ, किसके साथ ज्यादा अच्छा होगा? छोटे वाले को छोटे वाले के छोटे वाले साथ। के साथ छोटे सर। तो वाले के अगर साथ, आपसे छोटे कोई वाले के पूछेगा साथ। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए मोर फेवरेबल कंडीशन क्या है, क्या बोलेगा? हायर ऑक्सीडेशन। एटम का, भाई चिल्लर वो तो लिखा दिया। एटम की साइज क्या होनी चाहिए बताओ? छोटी होनी छोटी होनी चाहिए, तो लिखो फटाफट। स्मॉल इन साइज। हाँ, तो लिखो स्मॉलर साइज मेटल, स्मॉलर साइज मेटल विल फॉर्म बेटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्मॉलर साइज मेटल विल फॉर्म बेटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक छोटू है, सामने में एकदम बाल जो हेयर बैंड लगाए हुए है। तभी जब मैं पढ़ा रहा था, छोटे छोटे बाल थे तुम्हारे, बढ़ गए बाल है? सही है, बहुत बढ़िया। कितना शैम्पू लगता है उसमें? बाल वाल धोते हो कि नहीं? हैं? बाल धो लिया करो। बहुत बढ़िया। सर एक बार ये वापस समझाना थर्ड वाला। थर्ड फिर अच्छा लगा? सुनो। नहीं सर समझ ही नहीं आया। चिल्लर, छोटे एटम को घेरना ज्यादा आसान होगा या बड़े एटम को? छोटे एटम को। अगर ये घेर ही तो रहे हैं इसको, बट ये सर घेर ही तो रहे हैं। बट सर अगर एटम बड़ा हुआ तो फिर हाँ। जो आपस में जो NH3 है तो उनमें जो रिपल्शन होगा तो वो भी तो कम होगा। अगर एटम बड़ा हुआ तो जो कोबाल्ट का साइज, तो अगर बड़े साइज हुआ तो वो भी तो फेवरेबल हो सकता है। तो बेटा तुम तो बस एक तरफ से देख रहे हो, दूसरी तरफ से देख ही नहीं रहे। क्या ये जैसा दिख रहा है वैसा है? ऑक्टाहेड्रल है भाई, ये 4 प्लेन में ऐसे ठीक हैं। है ठीक। ये ज्योमेट्री डिफाइन क्यों की मैं पागल हूं? मैंने क्यों की? मैंने ऐसे क्यों नहीं बना दिया बताना छे? ऐसे क्यों नहीं बना दिया मैं छे? क्योंकि ये मिनिमम रिपल्सन वाली ज्योमेट्री बना रखे हैं अपन ने। अब यहाँ पर थोड़ी जो तुमको दिख रहा है वैसा है, ये तो एक ऊपर से एक नीचे से एकदम दूर दूर है, और 4 जो है वो 90 डिग्री पर है। क्या दिक्कत है? ठीक है सर। यस सर। सर इसलिए ली है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। बहुत बढ़िया। तो लिखो इसे बेटा, स्मॉलर साइज मेटल विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट विल हैव द बेटर पैकिंग इफिशियंसी। लिख लो ऐसा, इट विल हैव द बेटर पैकिंग इफिशियंसी, ज्यादा बेटर पैकिंग होगा। अब वो वाला पैकिंग नहीं जो सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, यहाँ पैकिंग थोड़ा अलग है। 3 के बाद 4 4 का जरूरत ही नहीं, एक हो बार गया। रिपीट कर दीजिए। बेटर स्मॉलर metal atom will favor the formation of complex compound
अब ऐसा नहीं कि बड़ा मेटल नहीं बना सकता, बड़ा मेटल भी बनाता है बट कम बनाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने अगर कभी आज तक इस चैप्टर को उल्टाया हो, आप जाओ अभी एनसीईआरटी उठा लो या दुनिया का कोई भी बुक उठा लो, तुमको जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेंगे उसमें 90% 3D सीरीज वाले मेटल होंगे। यस सर। निकेल का होगा, Yes, कोबाल्ट sir. का होगा, आयरन का होगा, जिंक का होगा, कॉपर का होगा, है ना, स्कैंडियम का होगा, टाइटेनियम का होगा, वेनेडियम का होगा, मैग्नीज का होगा, बट तुमको Chromium. टाइटेनियम के नहीं मिलेंगे। हाँ, क्रोमियम का होगा, तुमको टाइटेनियम का नहीं मिलेगा, बहुत कम। गोल्ड के कम मिलेंगे, एयू का भी, आई मीन एजी का कम मिलेगा, कैडमियम वाला कम मिलेगा, है उनके भी हैं, प्लैटिनम के भी हैं, सिर्फ प्लैटिनम का ही तो है, लेकिन बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? क्योंकि इफिशियंसी सही नहीं आती है। तो लिखो इसीलिए दैट्स व्हाई द मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, that's why the majority of the example of coordination compound is of 3D series metal, 3D series metal। और 3D series कौन सा मेटल है बेटा? आयरन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है कि नहीं? बोलो Yes, sir. Scandium, titanium, vanadium. यस सर। बोलो तुम लोगों को Yes, sir. मैं तुम लोगों को मेरी याद आ रही थी मैं? हाँ सर, बहुत आ रही थी। Yes, sir. अरे सर मास्टर आपको तो पूछेगा, मैसेज भी किया था। हाँ मास्टर पूछेगा तो मना थोड़ी कर देंगे सर, बोल ही देंगे हाँ। नहीं चलो। नहीं सर, हाँ। सही में सर। मुझे भी बहुत है, बहुत मुझे भी। आगे लिखो लाइगेंड, अगला लिख लाइगेंड। लाइगेंड कौन होते हैं बेटा? तो लाइगेंड वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो लिखो इसमें लाइगेंड्स आर दोज। अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट एक और लिख लो इसमें, चौथा के बाद पांचवा। चार तो लिखा दिया इसलिए डी ब्लॉक वाले करते हैं, 3D वाले करते हैं, पांचवा लिखो। सिंस मेटल एटम स्लैश आयन, सिंस metal atom slash ion accepts pair of electron, so they act like Lewis acid, है ना बेटा? बोलो लुईस एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो इसलिए मेटल एटम जो होते हैं इसके अंदर वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है बेटा, चलो Yes, sir. अब लिखो इसमें लाइगेंड। लिखो लाइगेंड के बारे में। सर एक बार हाँ, सर एक बोलो, बार लाइगेंड की स्पेलिंग सब बता दो। LIGAND बेटा, लिख तो दिया। लिखेंगे इसमें लाइगेंड। लिखो इसमें ligands are those which donates pair of electron in the vacant orbital of central atom, central metal atom. Ligands are those which donates pair of electron in the vacant orbital of central metal atom through coordinate bond. अब एक बात बताओ, अगर ये मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये अगर लुईस एसिड था तो ये क्या रहा होगा? Lewis base. हाँ, तो लिखो Lewis इसमें base. so it acts as Lewis 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 base. अगला लिखो बेटा, अगला कंडीशन कौन बन सकता है लाइगेंड? तो पहला कंडीशन तो ये है, इट शुड हैव दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? तो लिखो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन टू बिकम अ लाइगेंड, it must have lone pair of electron. It must have lone pair of electron.
सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, साइज बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, अब बताओ फेवर करेगा कि नेगेटिव चार्ज की नहीं? भाई इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है कि नहीं? यस सर। इसमें लिखो, इसमें लिखो, नेगेटिव चार्ज विल फेवर दी नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड विल फेवर दी सेम कैरेक्टर, मतलब लिगेंड के कैरेक्टर को फेवर करेगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द लाइगेंड जो होते हैं वो आपको नेगेटिव मिलेंगे। ऐसा नहीं न्यूट्रल नहीं होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। अमोनिया है न्यूट्रल लिगेंड है, साइनाइड है नेगेटिव लिगेंड है Cn-, तो नाइट्राइड, अब अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है, पानी है, पानी न्यूट्रल लिगेंड है, उसके पास भी लोन पेयर तो है ही, पानी में लोन पेयर है कि नहीं? दो लोन पेयर है कि नहीं? तो वो लाइगेंड तो है लेकिन न्यूट्रल लाइगेंड है। और वही अगर बात करो तो किसकी? साइनाइड की, तो वो नेगेटिव लिगेंड है। तो इसीलिए लाइगेंड जो होते हैं वो अगर नेगेटिव है तो ज्यादा फेवरेबल है। थर्ड, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, है कि नहीं बेटा? जी जी। न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बिल्कुल होंगे न्यूक्लियोफाइल, लुईस बेस न्यूक्लियोफाइल। सर NO2 भी होता है हाँ सर, वो न्यूट्रल होता है कि? NO2 माइनस होता है बेटा, NO2 प्लस भी होता है, ऐसे नहीं बोल सकते NO2 क्या होता है। NO2 न्यूट्रल नहीं होता, NO2 न्यूट्रल नहीं होता, NO2 माइनस NO2 प्लस दोनों होते हैं। सर माइनस कब लेते हैं? NO2 जब क्वेश्चन में जो दे रखा होगा, अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आया तो NO2 माइनस C लेना है, लेकिन NO प्लस ले सकते हो। NO2 माइनस और प्लस दोनों होता है। NO2 प्लस को तुमने यूज किया नहीं था वहां पर, याद करो, नाइट्रेशन, ऑर्गेनिक में करा। नाइट्रेशन में किया था ना 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस सर। हाँ, तो NO2 प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और Na2 माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो NO2 माइनस यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये 3 कंडीशंस हो गए लाइगेंड के अच्छे वाले बनने के लिए। अब उसके बाद है अगला लाइगेंड सी, लिखो हेडिंग लाइगेंड सी। तो लिखेंगे इसमें लाइगेंड सी इज द नंबर ऑफ लाइगेंड, ligand C is the number of ligand attached to central metal atom. Ligand C is the number of ligand attached to central metal atom. Ligand C क्या होता है? नंबर ऑफ लाइगेंड जो अटैच्ड है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यही वाला K4FeCN6, तो अगर आपसे कोई पूछेगा इस FeCN6 के अंदर बताओ लाइगेंड सी कितनी है, क्या बोलेगा? 6। तो यहाँ पे लाइगेंड सी आ गई 6। और वही कोई पूछेगा COEN का होल थ्राइस, EN भी एक लाइगेंड होता है, तो बताओ इसकी लाइगेंड सी कितनी है? 3। बोलो ना चिल्लर। 6। अब 6 बोल रहा है, 3 होगा ना, 3 ही तो है। अगला, अच्छा सर। अच्छा सर, सर PTCl4। इसमें 2 होते हैं ना, ऐसा सुना था। अब सुनो तो पहले, वो कोऑर्डिनेशन नंबर का आंसर मुझे पता था, तुम थोड़ा ज्ञान लेके आए हो इधर, लेकिन कोई बात नहीं, अभी उस ज्ञान को अपने पास रखो, हैं लाएंगे, तुमको भी सामने लाया जाएगा अभी कुछ देर में। यस सर वो EN लिखा है, सर वो EN लिखा है वहाँ पे। हाँ हाँ, EN बेटा, EN को बोलते हैं इथिलीन डायमाइन, ये होता है EN का होता है इथिलीन डायमाइन, ये होता है ऐसा C नहीं, इतना C नहीं है वह, और यहाँ पे H2 और यहाँ भी H2, और ये जो लोन पेयर है यही दे रहा होता है ये बड़े प्यार से। अब उसके बाद PTCl4 माइनस, जल्दी बताओ कितना होगा लाइगेंड सी? बोलो ना, 4 होगा? यस सर। 4 सर। बहुत बढ़िया, लिख लो इसको। अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। तुम यही ज्ञान दे रहे थे अभी, जो था ना बेटा 6, वो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन यस सर। नंबर था। हाँ, लिखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड
द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed between the number of coordinate bond formed between ligand and central metal atom, ligand and CMA, central metal atom, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है अपने बीच में, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई पूछेगा इस वाले केस में, पहला जो केस हमने लिया था, तो इसके अंदर 6 CN है और हर CN माइनस जो होता है ना वो एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। ध्यान देना कि हर CN माइनस, कल मैंने पढ़ाया था जब अपनी क्लास में ऑनलाइन वाले में, तो मैंने बताया था ना बेटा कि CN माइनस में एक लोन पेयर होता है। बोलो कार्बन कार्बन के पास, तो CN माइनस में कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन के पास भी होता है। अगर C कनेक्ट कर रहा है तो मतलब एक कार्बन का फॉर्मल चार्ज चूंकि -1 है तो उसके पास एक लोन पेयर होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो उधर बना चुका है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया था, तो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया था उसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो ये माइनस हो गया और यही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो याद रखना CN माइनस में N के ऊपर माइनस नहीं है, C के ऊपर माइनस है। और ऐसा होता है कि नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 यहाँ बॉन्डिंग में 2 बचा हुआ है, तो इसलिए कभी कार्बन बना देता है, कभी साइनाइड नाइट्रोजन बना देता है। जब कार्बन बनाता है तो अपन बोलते हैं साइनाइड, जब नाइट्रोजन बनाता है तो बोलते हैं आइसो साइनाइड। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, लेकिन एक समय में क्या होगा बेटा, एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से कर दिया, तो एक समय में एक ही करेगा, क्योंकि अगर एक समय में दोनों करेगा तो क्राउडिंग इफेक्ट बहुत बढ़ जाएगी और वैसे केस में बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। सर आप कौन सी ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया? अरे मैं कल अभी रात में ना एक मेरा टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन कर रखा है उसमें मैं एक लिंक भेजता हूँ, 9 to 10 एवरी डे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइट फ्रॉम स्क्रैच, GOC स्टार्ट हुआ है। 4 महीने का मैंने ये लिया हुआ है, एक बीरा उठाया है कि आई होप तुम लोगों का मैं ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कर दूं, लेकिन उसके लिए एक एक लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। बाद में बोलोगे कि सर मैंने अटेंड नहीं किया, आप बताओ कैसे करना है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब सुनो ध्यान से बेटा, उसके बाद यहाँ पर अगर कोई पूछेगा कि बताओ लाइगेंसी कितनी है, तो मैं बोलूंगा लाइगेंसी 6 है कि नहीं बेटा? यस सर। 6 है। और कोई पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, क्या बोलेगा बेटा? वो भी 6 है। क्यों? 6 बॉन्ड भी बना रहा है और 6 लाइगेंड भी है। हर लाइगेंड क्या होते हैं? हर लाइगेंड एक बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप का नाम दे दूं, ग्रुप का नाम बेटा सुपर मास्टर सुधांशु शेखर सर, टेलीग्राम पे। अब सुनना ध्यान से बेटा, अब इसके बाद आपके अगर बात करें इस वाले पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो CO आ रहा है, इधर से 2 तरफ से EN देता है, देखो दिख रहा है ना आपको, ये 2 तरफ से ऐसे करके देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर से भी मिल गया इसको, ये EN हो गया, और सिमिलरली एक EN 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इस तरह से। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनके लाइगेंसी कितनी है, जल्दी बताओ, लाइगेंसी कितनी है बेटा? 3 और कोऑर्डिनेशन अपना है 6। बात समझ में आ गया? सर तो लाइगेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है? यस सर। सर एफिशिएंट हाँ इसमें ऐसा हो सकता है कि एक बार कार्बन कनेक्ट सर आवाज आ रही है? हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि Fe6 में ये हो सकता है कि जैसे एक बार कार्बन का जो नेगेटिव है वो हो जाए, और फिर जो दूसरे एटम्स हैं, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें एक में नाइट्रोजन का चले जाए, मतलब एक साइड से साइनाइड बन रहा है, दूसरी साइड से आइसोसाइनाइड बन रहा है। हो सकता है। वो दोनों आपस में क्या होंगे बताओ? आइसोमर्स होंगे? नहीं मैं कह रहा हूँ एक ही कंपाउंड में। एक ही कंपाउंड में भाई। अरे बाबा, तो तुम ये बोल रहा है ना, देख तुम जो बोल रहे हो हम समझ गए तुम्हारी बात, मैं भी एक ही की बात कर रहा हूँ चिल्लर। देख यहाँ FeCN का होल 6 है, अभी तो मैंने ये बना हुआ है, अभी मैंने यही बनाया ना बेटा? यस सर। अभी तो मैंने यही बनाया हुआ है, और तुम बोल रहे हो ऐसा कि FeCN का होल 4 हो जाए सर, और NC का क्या हो जाए, होल 2 हो जाए, ये बोल रहा है ना बेटा तू? यस सर। यस। हाँ तो बता ये दोनों आपस में क्या है बता? आइसोमर्स है ना? यस। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये लिख लिया लाइगेंसी। अब कौन सी अगली चिड़िया का नाम है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
क्या लिखाने की जरूरत है इसके लिए? एग्जाम में नहीं लिख लेगा क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बताओ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच इट कंटेन्स व्हाट? सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। हाँ लिख ले, लिखना है तो लिख ले, लिखना है इसमें। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। विवेक मैं बता दूंगा, डोंट वरी बच्चा, जिसको भी चाहिए उस चैनल का ये वो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। मेरे नंबर अगर है तुम लोगों के पास तो, अगर नहीं है तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ। मेरा नंबर यहाँ वहां मत डालना कहीं भी, 9315101327। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर देना, ठीक है बेटा। विवेक, अमिताभ आप भी कर लेना। सुनो ध्यान से बेटा, तो यहां पर मैंने बोला कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो हो गया, आयनाइजेशन स्फीयर क्या होगा बताना। तो आयनाइजेशन स्फीयर इज द पार्ट आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर व्हिच इज आयनाइजेबल। तो लिख लो, आयनाइजेशन स्फीयर इज द पार्ट आउट ऑफ आयनाइजेशन, आई मीन आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर इज द पार्ट आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर व्हिच इज आयनाइजेबल इन नेचर, व्हिच इज आयनाइजेबल इन नेचर। चलिए, तो ये सारी बातें तो हमने कर ली। अब हम लोग पढ़ेंगे आखिर सर ये लाइगेंड जो होते हैं, ये लाइगेंड जो हैं इनके क्या टाइप्स होते हैं। तो लिखो बेटा हेडिंग, टाइप्स ऑफ लाइगेंड। हेडिंग लिखो। एक बार दोबारा बोलना, आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर आउट ऑफ, आई मीन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Ionization sphere is the part of coordination compound out of coordination sphere which is ionizable in nature. सर एक डाउट। हाँ पूछो पूछो। सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गए तो समझ आ गया सर। जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो कैसे जुड़े होते हैं मेटल से? ओले छोटू, मेटल से नहीं जुड़ा होता वो चिल्लर, सर वो तो क्या है इनसे जुड़ा हुआ है। ये पॉजिटिव पार्ट है तो ये क्या है बताओ, निगेटिव पार्ट है। आपस में कैसे जुड़े हैं बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिख लो चाहो तो लिखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर आर एसोसिएटेड और आर बाइंडेड टू ईच अदर ड्यू टू आयनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर इज बॉन्डेड टू ईच अदर ड्यू टू आयनिक बॉन्ड। यहाँ चूंकि आयनिक बॉन्ड है 3+ और यहाँ पे 3- होगा, तो ये दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड के कारण जुड़े हुए हैं। आगे समझो बेटा। हाँ सर। और जो ज्योमेट्री डिसाइड होती है उसमें आयनाइजेशन स्फीयर का कोई रोल नहीं होता। तो लिख लो यहाँ पर, आयनाइजेशन स्फीयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन ज्योमेट्री। अच्छा एक बात बताओ, क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है वो? क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं, है कि नहीं? अनस्टेबल होता है। तो लिखो इसमें बेटा, आयनाइजेशन स्फीयर डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन डिफाइनिंग the geometry of complex compound। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिफाइन करने में आयनाइजेशन स्फीयर का कोई हाथ नहीं है। अब लिखो हेडिंग बेटा, टाइप्स ऑफ लाइगेंड। सर हाँ बेटा। सर कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंस क्या है? एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी दे रखा था टर्म, और डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम थी। सेम ही चीज है, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है। कभी कभी क्या होता है कि जब तुम्हारे दो स्फीयर डिफाइन होते हैं तो फिर हम उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से बोलते हैं। कभी कभी स्फीयर दोनों डिफाइन ही नहीं होते। सर मतलब आएगा एग्जांपल आएगा, डोंट वरी, निकल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, करेंगे ना, सब आएगा सब आएगा। बट ऐसे 1-to-1 डेफिनेशन के पीछे मत पड़ो। ओवरऑल आपके पास अगर है आइडिया तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे NiCO का होल फोर्ड है ना, तो उसमें कोई कोवलेंट, आई मीन उसके अंदर कोई आयनिक स्फीयर है ही नहीं, उसके अंदर आयनाइजेशन स्फीयर ही नहीं है, तो अपने आप में एक एंटिटी पूरी है। आ रही बात समझ में? NiCO का होल फोर है ना, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बट उसके अंदर कोई आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है। आगे लिखना है हेडिंग, टाइप्स ऑफ लाइगेंड। तो टाइप्स ऑफ लाइगेंड में सबसे पहला टाइप्स है टाइप्स ऑफ लाइगेंड। तो टाइप्स ऑफ लाइगेंड में हम लोग अगर बात करें तो पहला लिखते हैं बेस्ड ऑन लाइगेंड्स, बेस्ड ऑन चार्ज। टाइप्स ऑफ लाइगेंड बेस्ड ऑन चार्ज।
बेस्ड ऑन चार्ज। तो बेस्ड ऑन चार्ज अगर बात करें तो बेस्ड ऑन चार्ज हमारे पास 3 तरह के लाइगेंड पॉसिबल है। कौन कौन से? एक तो निगेटिव लाइगेंड, ये तो सबसे अच्छा कंडीशन है बेटा। क्यों? अगर निगेटिव लाइगेंड होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। बोलो, समझ में आए ये बात? सर यस तो सर। पहला तो है जो निगेटिवली चार्ज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव लाइगेंड। अब निगेटिव लाइगेंड कौन है? बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो निगेटिव लाइगेंड एग्जांपल के तौर पे सर कुछ बता दो, जैसे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी OX माइनस OH माइनस, जैसे तुम्हारा CN माइनस, अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे हम लोग, जैसे NO2 माइनस, जैसे तुम्हारा X माइनस, फ्लोरीन, क्लोरीन, आई मीन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ये सब के सब और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ऑक्सालेट, ये भी लाइगेंड है, ये बायडेंटेट होते हैं, 2 तरफ से देते हैं। सर तो कैसे पता चलेगा बाय है कि मोनो है? बेटा उसके लिए मैं एक टेबल बनवा दूंगा, डोंट वरी, एक पूरा टेबल बनवा दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट आते हैं उन सबको लिखा दूंगा। टेबल को दिमाग में रखना, जिंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी। और अगर वो टेबल याद नहीं रहा तो भूल जाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कभी नहीं बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर। तो ये सब नेगेटिव लाइगेंड है, और भी ढेर सारे एग्जांपल हैं। उसके बाद दूसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं, न्यूट्रल लाइगेंड्स वो होते हैं जो तुम्हारे कोई चार्ज कंटेन नहीं करते बट लोन पेयर रहता है। जैसे अमोनिया, कोई चार्ज नहीं है बट लोन पेयर है, तो ये देता है इलेक्ट्रॉन ऐसे। जैसे वाटर, कोई चार्ज नहीं है बट लोन पेयर है इसके पास, तो ये देता है इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बोनिल CO, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है बट इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये सब के सब न्यूट्रल लिगेंड कहलाते हैं। ये सब के सब न्यूट्रल लिगेंड है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ऐसा नहीं यही 3 है। और भी एग्जांपल में से सबसे फेमस एग्जांपल में से एक है EN, जो अभी जस्ट लिखा था, इथिलीन डायमाइन। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, इसके पास भी कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद आता है बेटा थर्ड नंबर पे आता है पॉजिटिव लिगेंड। अब आप ही बताओ मुझे, क्या पॉजिटिव लिगेंड बन सकता है? भाई जो चार्ज में Yes, sir. पॉजिटिव है, क्या वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नो सर। नो चार्ज सर। में ही पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन कहां से देगा बेचारा? लेकिन फिर भी इसके कुछ एग्जांपल दिमाग में रखना, जैसे कि नाइट्रोसोनियम, NO+, जैसे हाइड्राजीनियम NH2 और इस बार जेई में एक क्वेश्चन था, शायद तुम लोगों को पता भी नहीं होगा। क्वेश्चन था ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स किसका टेस्ट है? याद है? नाइट्रस ऑफ फेरस सल्फेट। हाँ, अब सुनो ध्यान से। NO+ का टेस्ट देता है वो, राइट? नहीं, NO3- का टेस्ट देता है, नाइट्रेट का टेस्ट है बेसिकली, है ना? बट उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बनता है? FeH2O का होल 5 NO। तो वहां पर जो वो NO है, वो NO जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव NO+ है, और आयरन वहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। ये मात्र एक एग्जांपल है आयरन के +1 होने का, तो ध्यान रखना। और NO का 2 होता है, एक NO भी होता है सिंपल, और एक NO+ भी होता है, ध्यान रखना बेटा। अब सर कब होगा NO, कब होगा NO+? तो बेटा हम लोग इन जनरल ना, मेटल का कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके बिहाफ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें NO+ लेना है कि NO लेना है। क्योंकि एग्जाम में दे के नहीं आएगा, एग्जाम में लिखा हुआ भी नहीं देगा कि NO+ है कि NO, सिंपल NO चिपका देगा। इनफैक्ट जो निगेटिव लिगेंड भी है ना, निगेटिव लिख के नहीं देगा, वो OH लिख देगा। अब OH के ऊपर माइनस होता है, तुम्हें अंडरस्टूड रखना पड़ेगा। वो CN लिख देगा, जैसे Fe का होल 6, उसने CN- का होल 6 नहीं किया हुआ है, तो आपको खुद से दिमाग में रखना पड़ेगा वो CN-1 है। तो वैसे ही NO में पता नहीं रहेगा, NO लिख के छोड़ देगा, तो आपको उस मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को दिमाग में रखते हुए प्लस या माइनस प्लस या न्यूट्रल रखना है। तो सर कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है? तो टेंशन मत लो, जर्नी है अभी लगभग 8-9 दिन के इस चैप्टर की, इतने एग्जाम्पल कराऊंगा कि सब याद हो जाएगा कि किसका स्टेबल कौन सा है, किसका स्टेबल कौन सा नहीं है। तो आपको वो निकालने में भी टेंशन नहीं आएगी। इसको बोलते हम लोग नाइट्रोसोनियम, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्राजीनियम। तो हाइड्राजीनियम में जो ये नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, और यही लोन पेयर जाता है,
ठीक है बाबू लोग, यस सर। Yes, sir. चलिए ये था बेस्ड ऑन चार्ज। अब है दूसरा बेस्ड ऑन डेंसिटी, तो लिख लो बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो बेस्ड ऑन डेंसिटी का मतलब सर, डेंसिटी का मतलब है बेटा कि दांत कितने हैं। दांत सर क्या होता है इसमें, तो दांत होता है बेटा इसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन कितना बना सकता है। तो पहला एग्जांपल मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का क्या मतलब है बेटा, मतलब एक दांत वाले, मतलब बोलो एक दांत वाले, एक ही मात्र कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने वाला। जैसे कि पानी, पानी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, दो लोन पेयर है बट फिर भी एक ही पानी, एक ही लोन आई मीन एक ही लोन पेयर देता है। अमोनिया ये भी एक ही बना सकता है। उसके बाद NO2 माइनस ये भी एक ही बना सकता है। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, भरे हुए एग्जाम्पल हैं इसके। CN माइनस यहाँ भी एक ही बनाता है। और भी सल्फेट है, सल्फेट में भी एक ही बॉन्ड बनता है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अपन कल जब वो टेबल बनाएंगे तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दूंगा। ऑल्दो काम के उतने ही रहेंगे जो मैं बार बार यहाँ लिख रहा हूँ, यही काम वाले हैं, बाकी सब तो जानने के लिए जान लेना चाहिए बस। ये हो गए तुम्हारे मोनोडेंटेट। अब अगर बात करें बाइडेंटेट की, तो जैसे इसमें एक और एग्जांपल है पिरिडीन है। तो पिरिडीन भी आपको पता होगा नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, नहीं कभी देखा है? तो ये देता है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं PY, पिरिडीन। तो ये सब मोनोडेंटेट के एग्जांपल हैं। अगर अपन बाइडेंटेट की बात करें, एक दो एग्जांपल और लिख ही देता हूं, तुम लोग बार बार लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। X माइनस मतलब हेलोजन, इसमें होते 3 लोन पेयर हैं, पता है ना? 3 नहीं 4 लोन पेयर है कि नहीं बेटा? कल ही पढ़ाया है। फॉर्मल चार्ज अगर -1 है तो बताओ कितने लोन पेयर होंगे? 4 होंगे। ऑटोमोस में 7 था, एक ऊपर से आ गया 8 हो गया, 4 हो जाएंगे। Yes, sir. 4 लोन Yes, पेयर sir. है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही देता है। अगर एक ही एटम के पास ढेर सारे लोन पेयर हैं तो एक समय में एक ही दे सकता है, ज्यादा नहीं दे सकता। सिमिलरली सेकेंड है बाइडेंटेट। अब ये बाइडेंटेट क्या है सर? तो बाइडेंटेट है बेटा जहां पर 2 डेंटिसिटी शो कर सके, उसको बोलते हैं बेटा बाइडेंटेट। अब बाइडेंटेट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? बहुत सारे एग्जाम्पल इसके भी हैं, और उसमें से जो फेमस है तुम्हारा वो है EN, बहुत फेमस है बेटा। ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए तुम्हारे जुबान पे अच्छे से, तो ये रटा हुआ रहना चाहिए EN। ये भी न्यूट्रल होते हैं और बाइडेंटेट होते हैं। जैसे ऑक्सालेटो अभी जस्ट बताया था ना, तो ये ऑक्सालेटो, ये भी ऑक्सालेट बोलते हैं इसको। तो ये भी होते हैं मोनो आई मीन बाइडेंटेट। 2 सेंटर है, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे करके दे रहा होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि ग्लाइसिनेटो GLY। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सैलिसाइलिक एसिड है ना, तो उससे सैलिसाइलेट आयन बनता है। O- एक तरफ से देता है और दूसरी तरफ से COO- देता है, जो ऑर्थो पोजीशन पे लगा रहता है। तो वो भी बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। बट ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही रेयर आते हैं, लेकिन मैं उस टेबल में करवा दूंगा। 3rd नंबर पे आ जाओ, लिख लो ट्राइडेंटेट। अब ट्राइडेंटेट के भी रेयर एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ट्राइडेंटेट जैसे कि इसमें सबसे फेमस एग्जांपल होता है डाइन। डाइन क्या होता है सर? तो डाइन में क्या होता है, NH2 और ये अपना लोन पेयर दे रहा होता है, फिर इसके साथ कार्बन अटैच होता है, फिर एक कार्बन अटैच होता है, फिर एक NH अटैच होता है, और इसके पास भी लोन पेयर होता है, ये भी ऐसे दे रहा होता है, फिर एक कार्बन अटैच होता है, फिर एक कार्बन अटैच होता है, और फिर एक नाइट्रोजन के साथ NH2 होता है, और ये दे रहा होता है, और ये तीनों मिलके बीच में ही मेटल को फांस लेते हैं ऐसे करके। आ रही बात समझ में? दिख रहा है? ये इसी का एक्सटेंशन है। एक H को हटा के मैंने ये वाला रिंग लगा दिया, तो ये बीच में मेटल को फांस लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है ऐसे करके। ये चिलेशन कहलाता है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बताओ? चिलेशन। चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन। तो ये चिलेशन कर रहा है इनके साथ। बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ये लोग, बहुत स्टेबल। तो ये चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, चिलेशन कराते हैं, रिंग फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग डाइईन। ईन का ही अगला एक्सटेंडेड वर्जन है डाइईन, मतलब डाई इथिलीन डायमाइन। 2 इथिलीन है और 2
सॉरी डाइथिलीन ट्राइएमाइन, ट्राइएमाइन ये पूरा फुल फॉर्म होता है इसका, डाइथिलीन ट्राइएमाइन। लिख लो चाहो तो, डाइथिलीन इथिलीन ट्राइएमाइन, डाइथिलीन ट्राइएमाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्राई के बाद, ट्राई में और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि हमने 3 पिरिडीन को आपस में जोड़ दिया, तो एक पिरिडीन था, ये दूसरा पिरिडीन आ गया, और फिर से एक तीसरा पिरिडीन जोड़ दिया मैंने। अगर ये तीनों पिरिडीन जुड़ गए, ये तीनों पिरिडीन जुड़ गए, तो इन तीनों ने मिलके काट दिया बवाल। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये बन गया ट्राइडेंटेट। वैसे ही टेट्राडेंटेट भी होगा। टेट्रा कैसे होगा? एक और एक्सटेंशन मार दो, टेट्रा बन जाएगा। पेंटा, एक और एक्सटेंशन मार दो, पेंटा बन जाएगा। इसी का एक्सटेंशन मारते जाओ, डाई से ट्राइन हो जाएगा वो। तो 3 के बाद चौथा नंबर, अगर मैं टेट्रा लिखता हूं तो टेट्रा क्या होगा? तो टेट्राडेंटेट में जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ट्राइइन। ट्राइइन का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ट्राइइथिलीन टेट्राएमाइन, 4 एमाइन लिंक होंगे, वही इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। उसके बाद पेंटा भी हो सकता है, 5वां। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे ट्राइपाई, मतलब ट्राइपिराडीन। 5वां एग्जाम्पल हो सकता है टेट्रा के बाद पेंटा। पेंटाडेंटेट जो है वो तुम्हारा, इसी का अगला चले जाओ टेट्राइन, क्योंकि ये सब बहुत ही रेयर मिलते हैं, पूरा एकदम गोल गोल से गुंबद से बने रहते हैं। टेट्राइन, इसका फुल फॉर्म होगा टेट्राइथिलीन पेंटाएमाइन, टेट्राइथिलीन पेंटाएमाइन। और लास्ट में जो छठा नंबर है हेक्साडेंटेट, ये बहुत फेमस है, ये आईआईटी 2008 में आ चुका है इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, हेक्साडेंटेट। और बहुत ही फेमसली इसको हम लोग कहते हैं EDTA। क्या बोलते हैं इसको? EDTA। अगर EDTA बस लिखा हो तो अंडरस्टूड मानना इसके ऊपर चार्ज -4 है। और अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक वी शुड ऑलवेज राइट लाइक EDTA 4-। क्यों सर, ऐसा क्यों करना चाहिए? इसके पीछे का लॉजिक है, जब इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट बनाओगे, नाम है इसका फुल फॉर्म बेटा इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इथिलीन पहले बना लो 2 कार्बन का, उसके बाद थोड़ा सा जगह चाहिए, काफी ज्यादा हो जाता है स्ट्रक्चर, तो 2 कार्बन का इथिलीन बना लो, उसके बाद फिर 2 नाइट्रोजन लगा दो डायमाइन के लिए, और फिर टेट्राएसीटेट लगा दो, मतलब CH3COO सॉरी CH2COO माइनस, यहां से 2 टेट्राएसीटेट का काम है, मतलब 4 एसीटेट आयन होंगे, तो एक तो हो गया, फिर दूसरा CH2COO माइनस, यहां से 2, क्योंकि O माइनस है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। सिमिलरली CH2COO माइनस, यहां से 2, और CH2COO माइनस, यहां से 2। और साथ में हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन भी दे रहा होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी दे रहा होगा, और यहाँ पे CH2 और CH2 लगा दो। इसी को हम लोग बोलते हैं EDTA। और चूंकि 4 माइनस चार्ज है तो वी कॉल इट एज टेट्राएसीटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी चीलेटिंग होगा। हाँ बिल्कुल, कोई सा भी पॉलीडेंटेट लिगेंड जिसके पास लिगेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर देन 1 हो गए, तो समझ लेना वो क्या है, बताओ? चीलेटिंग है। तो जितने भी हैं बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, सबके सब क्या है बताओ? सबके सब चिलेटिंग लिगेंड हैं। आ गया समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है, आ गया समझ में? अब क्या होता है, इसके बारे में एक बहुत ही फेमस चीज है, ये फ्लेक्सी भी होते हैं। सब फ्लेक्सी का मतलब ये फ्लेक्सीडेंटेट भी होते हैं। मतलब सर क्या है? मतलब ये है कि अगर तुमने CH2C और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे लेट सपोज ये CH2COO माइनस की जगह CH2COOH कर दिया, और फिर नीचे में CH2COO माइनस रखा, फिर उसके बाद आगे गए, यहाँ एक और कार्बन लिखा, फिर से नाइट्रोजन डाला,
और यहाँ पे CH2 COO माइनस कर दिया, और यहाँ भी CH2 COO माइनस कर दिया, और उसके बाद तुमने क्या करा, यहां से इलेक्ट्रॉन दिया, 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 और वहां से इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाए, क्यों, ब्लॉक कर दिया उसको। तो अब अगर देखोगे तो यही सेम है, ADTA ही है, लेकिन अब ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है कि नहीं। ADTA ही है, पर है क्या बताओ, पेंटाडेंटेट। बात समझ में आ रही है बेटा? सर OH का H निकल नहीं जाएगा बस में? नहीं नहीं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने अपने से विलिंगली ब्लॉक किया है, मैंने निकल जाएगा उसके लिए नहीं ब्लॉक किया बेटा, मैंने विलिंगली इसको ब्लॉक किया है। तो बताओ अब ये क्या बन गया, बताना, EDTA क्या बन गया बेटा, पेंटाडेंटेट। 3 माइनस, जो कैसा होता है, पेंटाडेंटेट। अब आप मुझे बता दोगे तुरंत से कि अगर मान लो 3 की जगह 2 माइनस हो जाए तो क्या बन जाएगा वो, टेट्राडेंटेट। एक और ब्लॉक कर दो, है ना। अगर 1 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटेट। एक और ब्लॉक मार दो। बात समझ में आ रही है? Yes, नहीं sir. आया? Yes, sir. तो ये चीज का ध्यान रखना बेटा, बच्चे गलती कर जाते हैं, इसीलिए याद रखना कि हम अगर EDTA ओनली लिखा है तो समझ जाना चार्ज इसका 4 माइनस है, और अगर स्पेसिफिकली लिख दिया 3 माइनस तो इसको हेक्साडेंटेट में लेके मत चलना, फिर ये क्या हो जाएगा बताओ, पेंटाडेंटेट। और चूंकि EDTA अपना डेंसिटी फ्लेक्सिबल रखता है, ये अपने डेंसिटी को चेंज कर सकता है, दैट्स व्हाई दिस कम्स अंडर अ वेरी मिसलेनियस टाइप ऑफ लिगेंसी, और लिगेंड इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। जिसके पास ये पावर है कि अपनी डेंटिसिटी को फ्लेक्सिबल बना सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल डेंटेट या फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो लिख लो, दैट्स व्हाई ADTA इज नोन एज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अब अगली क्लास में हम आपको मिसलेनियस टाइप्स पढ़ाएंगे इसके, कि और क्या क्या हो सकता है लिगेंड के टाइप में, काफी ह्यूज टॉपिक है। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे, सबको एक जगह कर देंगे हम, डेंटिसिटी वाइज अलग अलग करके, और उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे अपनी थ्योरी को फर्दर बिल्ड करने में, बिकॉज बिना लिगेंड के चार्ज और डेंटिसिटी को समझे आप आगे की कोई थ्योरी नहीं कर पाओगे। जितनी भी थ्योरी है सब इनसे ही लिंक्ड है। अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो बिना पता किए कि लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज है आप नहीं निकाल सकते। ऑक्सीजन स्टेट से लिंक होता है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अगर ऑक्सीजन स्टेट नहीं आता तो वो नहीं आ सकता है। अगर डेंटिसिटी का पता नहीं है तो वो आप नहीं निकाल पाओगे। उससे आगे वार्नर्स थ्योरी, वार्नर्स थ्योरी इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं है तो वो नहीं निकाल पाओगे। ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकलेगा, तो लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए। उसके आगे VBT पूरी तरह से इसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन स्टेट निकाल के ऑर्बिटल डायग्राम बना के हाइब्रिडेशन डिसाइड करना होता है। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर ही इससे ही लिंक्ड है, मतलब इसका मतलब लाइगेंड के ऊपर है। तो लाइगेंड पे टाइम देंगे लगभग 1.5 क्लास, तो अभी आधा क्लास तो आज ले लिया, 1 क्लास के आसपास कर लूंगा, ठीक है। सर एक बार बोलो। प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। प्रीवियस कौन बोल रहा है? सर निकिता। निकिता कैसे हो बच्चा? सर ठीक। सर QR कोड दीजिए। दे दें? सर एक जरा बोल रहा है टेलीग्राम चल, अबे लिखो ना रे, अरे तुम लोग क्या ना रे, अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं किया, बता हैं, लिख। सर मुझे पता ही नहीं लगा आज तक। अरे कुछ भी, अरे क्या बच्चों ने लिखा है मेरा नाम, मुझे याद भी नहीं था, सुपर मास्टर साहब पर लिखा हुआ है, नहीं सुपर मास्टर, उसी पे सारे के सारे शेड्यूल आते हैं, उसी पे सारे शेड्यूल आते हैं। हेवन, मैंने इसका यूट्यूब चैनल भी परसों बनाया है, इस पे ही क्लास लेता हूँ, सुधांशु शेखर सर भी शायद आगे लगा हुआ है, किसी बच्चे ने लिखा है, इसलिए ये सर्च करना टेलीग्राम, T.me करके आता है ना, टेक्स्ट मी ऐसा कुछ, T.me, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। मिला क्या? के रे कैसे होगा रे? आप मिल गया? मिला? हाँ सर। मिला? नहीं मिला। T.me सुपर मास्टर सुधांशु शेखर, इतना ही लिखा हुआ है। ये दिख रहा है तुमको? हाँ सर। होगा स्कैन, नहीं होगा रे? नहीं होगा
सर वो मेन ग्रुप में कोई बच्चा डाल देगा। अरे कोई नहीं, उसमें चल जाना ना, ढूंढो ना, सबको मिल जाता है, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा सर मिल गए है? सुपर मास्टर टाइप कर लिया सर। और क्या यार, एकदम मास्टर महान है। ऊपर से इस यूट्यूब पे भी इसी के नाम से बनाया हुआ है मैंने, उसी पे सारा रिकॉर्डिंग डालूंगा, कल का रिकॉर्डिंग भी आ जाने वाला है, और जितने भी प्रैक्टिस सेशंस होंगे वो सब इसी में डालूंगा। 4 महीने में मैंने ये उठाया है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी इतनी अच्छी कर दूंगा कि तुम कोई सा भी एग्जाम लिखोगे हो जाएगा। और मैं मैकेनिज्म वाइज पढ़ाऊंगा, मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज चैप्टर वाइज पढ़ाना टाइम वेस्ट करना होता है। मैकेनिज्म वाइज पढ़ाऊंगा, पहले राइट जीओसी, उसके बाद चैप्टर के जितने भी रिएक्शंस हैं 1 to n एसएन रिएक्शन उठाया मैं, तो मैं ये नहीं दिखूंगा कि मैं एल्काइल लाइट पढ़ा रहा हूँ, मैं ये दिखूंगा कि एल्काइल लाइट, ईथर, एल्कोहल कहाँ कहाँ है, हर जगह से उठा के डाल दूंगा उसमें, क्योंकि एसएन रिएक्शन होता है, वो चैप्टर पे डिपेंड नहीं करता, हर जगह है लगभग, तो हर जगह के यहीं पे पढ़ा दूंगा। और ऐसे ही इलिमिनेशन पढ़ाऊंगा, ऐसे ही आगे जो भी है, और कुछ नेम रिएक्शंस हैं वो कराऊंगा, कुछ तुम्हारे जैसे मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, वो सब के सब अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो वो सब 1 to 1 हम लोग कवर करते रहेंगे 1 to 1, ठीक है? ओके सर, बाय। सर कल क्लास में आवाज ढंग से नहीं आ रही थी आपकी। आवाज अच्छी नहीं आ रही थी? यस सर, डिस्टरबेंस थी। अच्छा, वो बोला है किसी ने कि मेरे को माइक खरीद लेना है, तो मैं खरीद लूंगा। हाँ, अब मैं तो कल ही तो स्टार्ट किया रे। बाय सर।